तो चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर तय करते हैं। बहुत पीछे, उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसान ने पहली बार अपने कदम रखे थे। ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं, बल्कि उन पहले कदमों की है, जिनसे आगे चलकर एक महान सभ्यता की नींव रखी गई। तो आइए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। इस सफर में हमारे 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम चलेंगे पाषाण युग में इंसान के पहले कदमों को देखने। फिर देखेंगे कि कैसे नवपाषाण क्रांति ने गांव और धातु का इस्तेमाल सिखाया। इसके बाद हम पहुंचेंगे भारत के पहले शहरों यानी सिंधु घाटी में। और आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस महान सभ्यता का अंत इतना रहस्यमयी क्यों है और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई। तो कहानी का पहला अध्याय, पाषाण युग। एक ऐसा समय जब इंसान का जीवन सिर्फ एक ही चीज पर टिका था, सर्वाइवल। हर दिन, हर पल बस जिंदा रहने की एक जंग थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पूरा पाषाण युग, हम कुछ हजार साल की बात नहीं कर रहे हैं। ये दौर लगभग 20 लाख साल तक चला। सोचिए कितना लंबा वक्त है ये। इस पूरे विशाल कालखंड में इंसान की जिंदगी कैसी थी? वो एक शिकारी था, एक खानाबदोश। ना कोई खेती, ना कोई पक्का घर, बस प्रकृति के भरोसे। और इस लंबे दौर के सबूत आज भी मौजूद हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। इनकी दीवारों पर जो चित्रकारी है ना, वो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाती हैं। बताती हैं कि कैसे उस वक्त के इंसान ने आग की खोज की, कैसे झुंड में रहकर शिकार करना सीखा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। जैसे जैसे मध्य पाषाण युग आया और मौसम बदला, थोड़ा गर्म हुआ, इंसान की तकनीक भी बदल गई। वो बड़े भद्दे पत्थरों की जगह छोटे, बहुत नुकीले औजार बनाने लगा, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। इन छोटे औजारों से शिकार करना कहीं ज्यादा आसान और असरदार हो गया था। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंसान का हजारों लाखों साल का घुमंतू जीवन खत्म होने वाला था। उसने एक जगह टिककर रहना सीख लिया। सही मायनों में यहीं से समाज की पहली ईंट रखी गई। इसे हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति। और ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारी सभ्यता का असली फाउंडेशन है। यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार खेती की, जानवरों को पालतू बनाया और स्थायी घर बनाकर रहना शुरू किया। ये सब ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जैसे ही खेती शुरू हुई, लोगों को अपनी फसल के पास रहना पड़ा, तो उन्होंने एक जगह टिकना शुरू कर दिया और इसी से बने स्थायी गांव। और फिर एक और बड़ी खोज हुई। इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार एक धातु का इस्तेमाल करना सीखा, और वो धातु थी तांबा। यहीं से ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होती है। और इन सारे बदलावों के ठोस सबूत हमें मिलते हैं खुदाई में। कश्मीर में बुर्ज़होम से, बिहार में चिरांद से। ये वो जगह हैं जो नवपाषाण काल की कहानी कहती हैं। और जब तांबे का दौर आया तो आहन नगर और धोलावीरा जैसे ठिकाने व्यापार के शुरुआती केंद्र बनकर उभरे। अब हम अपनी कहानी के सबसे शानदार हिस्से पर पहुंच रहे हैं, सिंधु घाटी। यहाँ हम देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक का उदय। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सोचिए, 1920s के दशक तक दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसकी खोज की और पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये एक पूरी तरह से विकसित कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। और ये लोग कितने एडवांस थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके शहर एकदम आज के मॉडर्न शहरों की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने थे, मतलब सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उनके पास जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था, और वो भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ कोई बड़े बड़े महल या आलीशान मंदिर नहीं मिले हैं, जो शायद इस तरफ इशारा करता है कि ये एक बराबरी वाला समाज था। चलिए कुछ खास शहरों पर नजर डालते हैं। मोहनजोदाड़ो, जहां मिला मशहूर ग्रेट बाथ और वो कांस्य की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, जो उनकी कला और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। फिर है हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया था। गुजरात का लोथल उनका एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, जहां से वो दूर दूर तक व्यापार करते थे। और हरियाणा का राखीगढ़ी, जो अब तक मिले सबसे बड़े शहरों में से एक है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी एक चीज है जो आज भी एक पहेली बनी हुई है, और वो है उनकी लिखाई।
वो लिखते क्या थे? उनकी लिखावट में हमें 400 से भी ज्यादा अलग-अलग चिन्ह या सिंबल मिले हैं। मतलब ये कोई मामूली चित्रलिपि नहीं थी, ये एक पूरी तरह से विकसित कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम था। और यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। वो क्या सोचते थे, उनके कानून क्या थे, उनका साहित्य कैसा था, ये सब सवाल आज भी इतिहास के अंधेरे में दफन है। हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है, और सिंधु घाटी की कहानी का अंत भी हुआ। लेकिन ये अंत उतना ही रहस्यमयी है जितनी कि उनकी लिखाई। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? क्यों उनके बसे बसाए शहर वीरान हो गए? इस पर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग थ्योरीज हैं, पर कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, शायद भयंकर बाढ़ आई होगी। कुछ कहते हैं कि उनकी जीवन रेखा घग्गर हकरा नदी या तो सूख गई या उसने अपना रास्ता बदल लिया। और ये भी हो सकता है कि रिसोर्सेज खत्म हो गए हों या समाज में कोई अंदरूनी बिखराव आ गया हो। लेकिन जैसा कि होता है, एक सभ्यता का अंत एक नए दौर की शुरुआत बनता है। सिंधु घाटी के शहरों के वीरान होने के बाद भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, और यहीं से उदय हुआ वैदिक सभ्यता का एक नया समाज, जिसकी भाषा संस्कृत थी और जिनके सबसे पवित्र ग्रंथ थे वेद। तो जब भी हम भारत के इस प्राचीन इतिहास को पलटकर देखते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ टूटी-फूटी ईंटों, खंडहरों और औजारों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस नींव की जिस पर आज का भारत खड़ा है। ये इंसानियत के उन पहले कदमों की गूंज है जो हजारों साल बाद भी हमारे इतिहास में सुनाई देती है।